नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप जानते हैं, जुलाई से लेकर सितंबर तक का जो कंटेंट है उसको हमने 2 मैगजीन में डिवाइड किया, जिसकी क्लासेस हम पढ़ रहे हैं। जिसमें कल जो 3rd मैगजीन आपकी थी उसका 4th चैप्टर यानी कि जिसमें क्या था, पुरस्कार व सम्मान, ये कल समाप्त हुआ। आज 4th मैगजीन का यही टॉपिक यानी कि पुरस्कार व सम्मान हम पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के 2 शिक्षकों श्री दुर्गाराम मोवाल तथा सुश्री सुनीता गुलाटी को राष्ट्रपति द्वारा 2 बार लिखा हुआ है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इन दोनों का संबंध क्रमशः किन जिलों से है? ऑप्शन है आपके जयपुर और उदयपुर, उदयपुर व बीकानेर, बीकानेर और उदयपुर, या जोधपुर व अजमेर। यहाँ आपको बी एंड सी ऑप्शन में ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ लिखा हुआ है क्रमशः, क्योंकि ऑप्शन में दोनों में सेम चीज़ है, उदयपुर बीकानेर, बीकानेर उदयपुर। तो पहले नाम किसका दिया गया है? दुर्गाराम मोवाल। दुर्गाराम मोवाल हैं उदयपुर से और सुनीता गुलाटी ये हैं बीकानेर से। इस हिसाब से इसका उत्तर क्या हुआ? उदयपुर व बीकानेर। कौन सा अवार्ड दिया गया इनको? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022। जो दुर्गाराम मोवाल हैं, इन्होंने कई चीज़ों में काम किया, यानी कई क्षेत्रों में, जैसे कि बाल श्रम, इसके विरोध में, यानी बाल श्रम रोकने में, बाल मजदूरी इसमें कमी करने में, बाल तस्करी इसको रोकने में, ये डाउनवर्ड एरो का मतलब है इसको कम करने में। तीसरा, जैसे कि बाल शिक्षा, बच्चों को स्कूल में नामांकन बढ़ाने में। इस तरह के कई क्षेत्रों में काम किया जो अल्टीमेटली बच्चों के विकास से संबंधित थे, जैसे बाल श्रम को रोकना, बाल तस्करी को रोकना, बालकों की शिक्षा में बढ़ोतरी करना। साथ ही जो दूसरी इसमें शिक्षिका हैं, कौन? सुनीता गुलाटी। इन्होंने एक खास क्षेत्र में काम किया, किसमें? मूक बधिर बच्चों को पढ़ाने में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये पूछी भी जा सकती है। मूक बधिर बच्चों की शिक्षा, ये इनका क्षेत्र है। इनके पढ़ाए हुए बच्चों में से 3 स्टूडेंट्स ने राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रतियोगिताओं में अवार्ड जीते। 3 अवार्ड इनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स ने किसमें? राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रतियोगिताओं में। इसलिए इन दोनों को राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार दिया गया। कल भी हमने पढ़ा था कि ऐसे ही एक पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर सिविल सेवकों को दिया जाता है। जो कल किसका नाम पढ़ा था हमने? जितेंद्र कुमार सोनी। ऐसे हम पुलिस पदक भी पढ़ते हैं। ऐसे ही ये राष्ट्रपति द्वारा शिक्षकों को भी जो पुरस्कार दिया जाता है, ये उसके बारे में जानकारी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा श्रेणी में कोटा के कवि विश्वामित्र दाधीच को किस कृति के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? यहाँ 4 पुस्तकों के नाम है, माँ छल्यारा आंसू, हम यहाँ थे, पंचरंग चोला पहर सखीरी, या बातारी फुलवारी। हम यहाँ थे और पंचरंग चोला पहर सखीरी, ये तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए क्योंकि हम इसको कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार आ चुका है नाम। इन दोनों कृतियों के लिए बिहारी पुरस्कार, ये है मधु कांकरिया द्वारा लिखित, और इसके लिए इनको बिहारी पुरस्कार मिला कब? 31वां बिहारी पुरस्कार। इकतीसवां मतलब कब? कौन सा ईयर? 2021। और पंचरंग चोला पहर सखीरी, ये किसकी पुस्तक है? ये है मधु हाड़ा, माधव हाड़ा। और इनको यही बिहारी पुरस्कार मिला, लेकिन कौन सा? 32वां मतलब 2022। ये दोनों ऑप्शन तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। यहाँ इन ऑप्शन को डालने का मतलब भी यही था कि आपका एक रिवीजन होता रहे। अब बात आती है 4th ऑप्शन, बातारी फुलवारी। ये किसने लिखी? ये है विजय दान देथा।
जिसके लिए 1974 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। अब इसका उत्तर क्या बचा, तो ऑप्शन ए माछल्यारा आंसू। इसके लिए विश्वामित्र दादीज जो कि कहाँ के हैं, कोटा के। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इस कृति के लिए इनको अवार्ड मिला, ये कहाँ के हैं, तो कोटा के हैं, ये भी ध्यान रखें। नाम क्या है, विश्वामित्र दादीज। कौन सा अवार्ड किसके द्वारा, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा। कौन सी श्रेणी में, तो राजस्थानी भाषा की श्रेणी में। सारी चीज़ें याद रखनी है। और पुस्तक का नाम क्या है, माछल्यारा आंसू। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। इसमें खास बात क्या है, साहित्य अकादमी के बाद युवा शब्द लिखा हुआ है। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया, आशीष पुरोहित, रंजीत होसकोटे, मधु कांकरिया या माधव हाड़ा। इन दोनों के नाम तो हमने अभी अभी पढ़े हैं, किस किस के, मधु कांकरिया और माधव हाड़ा, यानी कि ये तो इसका आंसर नहीं है। अब बचे कौन, रंजीत होसकोटे। इनको भी हम पहले पढ़ चुके हैं। इनको इस बार क्या मिला था, 7th यानी कि 7वां कन्हैया लाल सेठी अवार्ड। कहाँ के हैं ये, मुंबई के, रंजीत होसकोटे। तो उत्तर क्या हुआ इसका, ए आशीष पुरोहित। अब यहाँ आपको एक इमेज दिख रही है, इसमें नीचे नाम भी लिखा हुआ है आशीष पुरोहित। दरअसल यही वो पुस्तक है जिसके लिए इनको अवार्ड मिला। और पुस्तक का नाम क्या है, एन आर्ट। इस फोटो को यहाँ लगाने का पर्पज ही यही है, क्योंकि जिस तरह से ये नाम लिखा हुआ है तो ये नाम मुझे परेशान कर रहा है। किस तरह से, अब ये असल में नाम है और किसी भी नाम को हम चैलेंज नहीं कर सकते। किसी का भी नाम कुछ भी है तो वो कहेगा हम, मेरा नाम यही है, चाहे व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो अशुद्ध हो कुछ भी हो। पुस्तक का नाम यही है, ये इसका फ्रंट पेज है, कवर पेज पे आप देख पा रहे हैं एंड ऑन। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये लिखना शुद्ध है, यानी कि क्या आ के ऊपर आई की मात्रा लगाई जा सकती, एक स्वर के ऊपर दूसरा स्वर, या फिर राजस्थानी भाषा में कहीं ऐसा है कि ऐसा कर सकते हैं। तो अगर हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, वरना हिंदी और संस्कृत में तो मैंने ऐसा नहीं देखा कि ऐसा कोई वर्ण होता है या स्वर के ऊपर स्वर। अगर ऐसा करने लग जाएंगे फिर तो बड़ी विवादित स्थिति हो जाएगी। फिर तो ये भी सही है, ऊ के ऊपर भी हम आई लगा सकते हैं, या मान लेते हैं हम कोई भी वर्ण, मतलब एक से ज़्यादा जो मात्रा है किसी भी मात्रा पे कुछ भी लगा सकते हैं। या फिर तो हम ई, अगर जैसे ई है, ई इसमें भी एक ही मात्रा लगा सकते हैं। फिर तो अजीब सी स्थिति हो जाएगी। तो जो लोग हिंदी या संस्कृत वाले हैं, इसको फोटो को यहाँ लगाने का मेरा मतलब यही था कि पुस्तक का नाम तो हमें यही मानना है, क्योंकि नाम है तो नाम है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, क्या ये लिखना, ऐसे लिखना ये शुद्ध है क्या, स्वर के ऊपर भी दूसरा स्वर लगा सकते हैं, तो आप बताएं मुझे कमेंट्स में। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है, राजस्थान के निवासी जिन्हें हाल ही में गांधी सद्भावना सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया, नाम पूछा है। इसमें खास बात क्या है, इन सबको ही ये सम्मान मिला है, गांधी सद्भावना सम्मान 2022। कब दिया गया था, तो गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर। ये वही लोग हैं जो गांधीवादी विचारक हैं, महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित हैं और उसी क्षेत्र में इन्होंने काम किया। पूछा क्या गया है, खास बात यह है कि इनमें से राजस्थान के निवासी हैं वो जिनको ये मिला। तो डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव, ये कहाँ से है, ये हैं बेंगलुरु, अब उसे बंगलुरु कहते हैं। और ये इनको मरणोपरांत दिया गया। श्री अमरनाथ, ये कहाँ से हैं, वाराणसी। श्री कुमार प्रशांत, ये कहाँ से है, दिल्ली। और फिर उत्तर क्या है, डी। अब इनके स्थान को लेकर भी विवाद है, मतलब विवाद नहीं है लेकिन आपको अलग अलग जगह अलग अलग मिल जाएगा। यानी कि कहीं तो मिल जाएगा ये जोधपुर से है, अगर आप विकिपीडिया पे सर्च करेंगे तो दिखेगा कि इनका जन्म जोधपुर में हुआ, डॉक्टर डी.आर. मेहता। लेकिन DIPR की साइट, DIPR जो जिसने ये ऑफिशियल न्यूज़ निकाली थी, जिस मैगजीन को हम पढ़ते हैं सुजस, उस पत्रिका पे यानी कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,
उसके द्वारा जो न्यूज है उस पर लिखा हुआ है ये कहाँ के हैं, जयपुर। अब ऐसा क्यों है, हो सकता है ये मूलतः निवासी जोधपुर के हैं, लेकिन ये भूतपूर्व एक या पूर्व IAS ऑफिसर हैं, सेबी के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो हो सकता है पहले जोधपुर में रहते हो, जन्म वहाँ हुआ हो, बाद में जयपुर में भी इनका निवास हो, इस तरह से हो सकता है। लेकिन आप ये ध्यान रखें है राजस्थान से, जोधपुर और जयपुर दोनों से इनका संबंध है। बाकी इन तीनों के नाम मैंने यहाँ लिख दिए। डॉक्टर SN सुब्बाराव बेंगलोर से, अमरनाथ वाराणसी से और कुमार प्रशांत दिल्ली से। ठीक है। अच्छा, इसमें एक कुल कितने लोगों को मिला था ये सम्मान? कुल 5 लोगों को मिला था। तो जो 5 में रह गए हैं वो भी राजस्थान से ही हैं, जिनका नाम है नेमीचंद जैन। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इनको मिला मरणोपरांत। और ये कहां से हैं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये है जोधपुर से। तो राजस्थान से 2 लोग थे 5 में से, DR मेहता और नेमीचंद जैन। इनमें से एक को मरणोपरांत मिला, यानी कि इनके परिजनों ने ये अवार्ड लिया। और DR मेहता ये IAS ऑफिसर हैं, रिटायर्ड हैं और पहले सेबी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और अभी जयपुर और जोधपुर दोनों से इनका संबंध है, दोनों जगह मिलते हैं मुझे, बट अगर आप भी वेबसाइट पर सर्च करेंगे तो जोधपुर में इनका जन्म है और जयपुर से भी संबंधित है। कुल 5 लोगों को ये अवार्ड अभी तक दिया गया, यानी कि 2022 में। अगला प्रश्न देखें, हिंदी दिवस 2022 के अवसर पर इनमें से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर गुंजन गर्ग, डॉक्टर गोपाल कावरा, श्री नेमीचंद जैन या A बवी दोनों? तो नेमीचंद जैन तो हमने अभी पढ़ा, इनको गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 दिया गया। फिर क्या बचता है, गुंजन गर्ग और गोपाल कावरा, यानी कि ऑप्शन डी, इन दोनों को ही ये अवार्ड दिया गया। हिंदी दिवस कब होता है? पहली बात तो यही, हिंदी दिवस 14 सितंबर। अब इसमें भी आप कहोगे कि हम कंफ्यूज हैं क्योंकि ये राष्ट्रीय अलग है, अंतर्राष्ट्रीय अलग है, तो ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात हो रही है। कब है? 14 सितंबर। इस दिवस के अवसर पर इन दोनों को किस लिए दिया गया? क्योंकि इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो लेखन किया वो किस में लिखा, किस भाषा में? हिंदी में लिखा, इसलिए उत्कृष्ट लेखन के लिए हिंदी सेवा पुरस्कार इनको दिया गया। तो इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं, एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजकीय MIT स्कूल और MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे द्वारा आयोजित 12वीं राष्ट्रीय छात्र संसद में निम्नलिखित में से किसे आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का विशेष सम्मान दिया गया? कौन आदर्श विधानसभा अध्यक्ष? ऑप्शंस क्या क्या हैं? डॉक्टर CP जोशी, कैलाश चंद्र मेघवाल, दीपेंद्र सिंह शेखावत और नरोत्तम लाल जोशी। एक खास बात यह है कि ये चारों ही राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। ये तो वर्तमान है ही डॉक्टर CP जोशी, इनसे पहले कैलाश चंद्र मेघवाल, उनसे पहले दीपेंद्र सिंह शेखावत और नरोत्तम लाल जोशी ये पहले, यानी कि फर्स्ट क्या स्पीकर रहे किसके? राजस्थान विधानसभा के। क्वेश्चन में कई सारी जानकारियां दी गई हैं, वो चीज़ें भी याद रखें। जैसे कि जो 12वीं राष्ट्रीय छात्र संसद है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो पुणे में हुआ। आयोजक कौन कौन थे? तो MIT स्कूल और MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, ये कहाँ की है? पुणे की। इन दोनों ने आयोजन किया। आदर्श विधानसभा अध्यक्ष, इसका अवार्ड किसको मिला? तो ये मिला डॉक्टर CP जोशी। अच्छा, ये तो आप जान रहे हैं कि ये है फर्स्ट और ये है वर्तमान। CP जोशी जो वर्तमान है, कौन सी विधानसभा के हैं ये अध्यक्ष? तो ये है 15वीं विधानसभा। अभी विधानसभा जो चल रही है 15वीं है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले ये 17वें व्यक्ति हैं। इसका मतलब कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी रहे होंगे, यानी कि किसी कार्यकाल में एक से ज़्यादा अध्यक्ष रहे होंगे। हो सकता है किसी का कार्यकाल 2 साल रहा, किसी का 3 साल रहा, इस तरह करके कुछ ज़्यादा रहे होंगे। अब यहाँ खास बात यह है, अगर हम राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष को लेकर कोई क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें तो आपके दिमाग में 2-3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक तो पहले अध्यक्ष कौन रहा? तो ये अब सब जानते हैं, नरोत्तम लाल जोशी। वर्तमान कौन है? तो CP जोशी। कौन से क्रम के हैं? तो ये 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं और कुल 17वें व्यक्ति हैं जो विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। लेकिन फिर भी इसमें एक खास चीज़ है जो पूछी जाने की संभावना है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के जितने भी अध्यक्ष बने हैं शुरू से लेकर अभी तक, यानी कि 1952 से लेकर 1952 में पहले ही राजस्थान विधानसभा से लेकर
और अभी तक जो अब चल रही है, रनिंग में है, अभी 2022 चल रहा है अभी तक भी। और ये जो 2022 चल रहा है ये वाली विधानसभा कौन सी है, 18 से स्टार्ट हुई है। तो अभी तक भी कितने जो बने हैं अध्यक्ष, उनमें से एकमात्र ऐसे हैं, केवल एक ही अध्यक्ष ऐसे हैं जिनका कार्यकाल 1 से ज़्यादा बार रहा। यानी कि जब विधानसभा सेकंड थी और विधानसभा थर्ड थी, इन दोनों में वही रहे अध्यक्ष, यानी कि लगभग 10 साल, 10 वर्ष से भी ज़्यादा, 10 वर्ष 8 दिन कुल अध्यक्ष रहे। मतलब सेकंड और थर्ड विधानसभा के अध्यक्ष यही रहे। अब वो कौन है, उनका नाम आप बताएं, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये खास चीज़ है। खास क्यों है, क्योंकि एकमात्र यही है ऐसे जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए, पूरे 10 साल इन्होंने पूरे किए, बाकी 2 कार्यकाल किसी ने भी पूरे नहीं किए। केवल रिपीट भी ना होना, लगातार ही 2 हैं। ऐसा भी कोई नहीं है जिसने कोई भी टाइम पे 2 कभी पूरे किए हों, मान लो कोई सेकंड में रहा और फिर 7th में रहा, ऐसा भी कोई नहीं है। एक ही एकमात्र यही है जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए, यानी कि 10 वर्ष से भी ज़्यादा, 8 दिन ज़्यादा, या 10 वर्ष ही मान लेते हैं, 10 वर्ष लगातार राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे ये। और ये दूसरी विधानसभा में सबसे पहले बने थे, फिर तीसरी में भी रहे थे। अब ये कौन है, उनका नाम आप मुझे बताएं, और अगर आप नाम नहीं बता पाते हैं तो फिर हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। अगला क्वेश्चन, घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले विनोद पदरज का संबंध किस जिले से है? जयपुर, सवाई माधोपुर, जोधपुर या बीकानेर? तो पहले तो 2 चीज आपको यही याद रखनी है। घासीराम वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य पुरस्कार। घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार, सॉरी, घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार, पुरस्कार का नाम है, मिला किसको? तो विनोद पदरज को मिला। अब पूछा है कि कौन से जिले से है, ये है सवाई माधोपुर जिले से। ये जो घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है? तो जो संस्था है उसका नाम क्या है? तो ये है प्रयास, प्रयास संस्था। कहां से? चूरू। इसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और वर्ष 2008 से ये देना शुरू हुआ पुरस्कार, यानी कि 2008 में पहला दिया गया और तब से लगातार ये पुरस्कार दिया जा रहा है। किनको दिया गया अभी? तो विनोद पदरज। किसके लिए दिया गया? तो इनकी कृति का नाम क्या है, यानी कि किस रचना के लिए दिया गया? वो है आवाज अलग अलग हैं। आवाज अलग अलग हैं, ये इनकी पुस्तक, इनकी कृति, जिसके लिए इनको घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार दिया गया। और कब दिया गया? 2022 का दिया। और किसके द्वारा दिया जाता है? प्रयास संस्थान चूरू के द्वारा। अब एक चीज और हो सकती है जो ये पूछा जाए कि ये जो प्रयास संस्था या प्रयास संस्थान जो है, इसके अध्यक्ष कौन है? वैसे तो पूछने की संभावना कम है, फिर भी इसके अध्यक्ष वही हैं जो राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं, यानी कि दुलाराम सहारण। कल भी इनका नाम आया था, तो हमने बताया था कि राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, वहाँ के भी अध्यक्ष हैं ये, और प्रयास संस्थान चूरू, इसके भी अध्यक्ष हैं। 2008 से पुरस्कार देना शुरू हुआ। किनको मिला? विनोद पदरज। कहाँ के हैं? सवाई माधोपुर में। इनका गांव है मलारना। ठीक है, आगे बढ़े, एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन गांधीनगर द्वारा 9वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी व प्रतियोगिता में इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना के तहत राजस्थान के कुल कितने बाल वैज्ञानिकों को पुरस्कृत किया गया? कौन सी योजना या कौन सा अवार्ड? इंस्पायर अवार्ड मानक योजना। इसके तहत बाल वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार देने वाला कौन है संस्थान? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, साथ ही नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जो गांधीनगर में है, इन दोनों के द्वारा दिया जाता है। राजस्थान से इस बार 4 छात्राएं, 3 छात्र, और इस तरह से कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो कुल हैं 7। तो कुल 7 बाल वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार दिया गया। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला है, नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस द्वारा वर्ष 2022 का वृक्ष मानव राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि ट्री मैन नेशनल अवार्ड किसे प्रदान किया गया? सुरेंद्र रवाना, जगदीप प्रसाद रावत, डॉक्टर महेंद्र भानावत या अनिल कुमार छगानी? महेंद्र भानावत और अनिल कुमार छगानी हम कल भी पढ़ चुके हैं। इनको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा लोकभूषण अवार्ड दिया गया। अनिल कुमार छगानी ये बीकानेर
जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय वहाँ के हैं, इनको AND जो साइंटिफिक अवार्ड है, कल हमने पढ़ा था साइंटिफिक इंडेक्स, उसमें 184वीं रैंक इनकी रही, उसमें इनको अवार्ड दिया गया। सुरेंद्र अवाना जो है ये जयपुर में, इनको भी कल हमने पढ़ा था, एक स्थान है भैराना, वहाँ के ये किसान हैं और इनके इनोवेशन के लिए इनको जगजीवन राम इनोवेशन अवार्ड या जगजीवन राम अभिनव पुरस्कार इनको केंद्र सरकार द्वारा दिया गया, ICAR द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा। ये मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कल की क्लास में और परसों की में भी हम इसको पढ़ चुके हैं। इसका उत्तर यही है, ए ऑप्शन, यानी कि इनको जगजीवन राम इनोवेशन अवार्ड भी मिला, फार्मर इनोवेशन अवार्ड, जयपुर के रहने वाले हैं, और साथ ही इनको नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस द्वारा वर्ष 2022 का वृक्ष मानव राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि ट्री मैन नेशनल अवार्ड भी दिया है। बाकी जो जानकारी और कौन कौन से दिए हैं वो कल की क्लास में हमने पढ़े हैं, आज जब रिवीजन करेंगे तब उसमें दोबारा देख लेंगे। जयपुर में आयोजित 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में निम्नलिखित में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो इसमें दो चीज़ें, जयपुर में आयोजित हुआ, कौन सा 10वां, नाम क्या था, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, तो किसको मिला? इरफान खान, सौरभ शुक्ला, संजय मिश्रा या पंकज त्रिपाठी? तो इसका उत्तर है संजय मिश्रा। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का कि मिस राजस्थान 2022 अवार्ड निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? प्रियन सेन, तरुषि रॉय, रूबल शेखावत या सिनी सेठी? ये दोनों नाम हमने कल पढ़े हैं, रूबल शेखावत और सिनी सेठी। ये सिनी शेठी कौन है? कर्नाटक की हैं, ये मिस इंडिया 2022 फिनाले की विनर रही हैं। रूबल शेखावत इसमें मतलब इसी इवेंट में रनर अप रही। और इसका उत्तर है तरुषि राय, ये मिस राजस्थान 2022 और इसमें फर्स्ट रनर अप रही कौन? प्रियन सेन। ठीक है, तो यहाँ समाप्त होते हैं आज के क्वेश्चन। अब कल की क्लास एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल पहला क्वेश्चन था राजस्थान का मथुरा दास माथुर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया जाता है? समाज सेवा, क्रिकेट, साहित्य और संगीत। तो एक क्रिकेट में सर्वोच्च पुरस्कार है जो राजस्थान में क्रिकेट का सर्वोच्च पुरस्कार है, राजस्थान ब्लूज क्रिकेट क्लब द्वारा ये दिया जाता है, प्रतिवर्ष दिया जाता है और 6 सितंबर को ये दिया जाता है क्योंकि इसी दिन जयंती होती है या जन्म तिथि होती है मथुरा दास माथुर की। अब किसी ने मुझे कमेंट में बोला था कि ये 29वां नहीं है, ये 28वां है। अब 28 है या 29 है? दरअसल उन्होंने पूछा भी नहीं है, उन्होंने मुझे बताया है कि ये 29वां नहीं है, ये 28वां है। तो आप एक बार वापस चेक कर लो, ये 28वां नहीं है, 29वां ही है। हम 2022 की बात कर रहे हैं, तो 2022 में 29वां मिला है। देखते हैं अगले क्वेश्चन में भी शायद ये चीज़ पूछी थी शायद। हाँ, ये जो लिखा हुआ है यहाँ कि 29वां पूछा है, 29वां किसको मिला है? तो ये 29वां ही है जो 2022 में है। तो जिन्होंने मुझे बताया कि 28वां है वो एक बार वापस चेक करें, 28 नहीं है, 29वां ही है। तो अनिकेत चौधरी, अनिरुद्ध सिंह, रोहन राजभर या वेद आहूजा। कई बार क्या होता है, किसी का पूछने का ढंग कुछ होता है जिससे लगता है कि वो पूछ रहा है, किसी का पूछने का ढंग होता है कि वो पूछ नहीं रहा है, वो बता रहा है। तो इनका ढंग ऐसा ही था कि जैसे ये बता रहे हैं कि 29 नहीं, 28 है। आप एक बार गूगल पे वापस खुद सर्च करें, फिर उसके बाद कमेंट करें कि 28 नहीं 29 वही है। मथुरा दास माथुर अवार्ड किसको मिला? अनिकेत चौधरी को सीनियर वर्ग में, अनिरुद्ध सिंह और रोहन राजभर को मिला इनको जूनियर में और इनको सब जूनियर वर्ग में। और चयन समिति के अध्यक्ष थे कौन? वेद आहूजा। ये तीनों खिलाड़ी क्या क्या है या किस तरह से खेलते हैं? तो अनिकेत चौधरी हैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, अनिरुद्ध सिंह उदयपुर से हैं और रोहन राजभर जयपुर से हैं, अनिकेत चौधरी जयपुर से हैं, ये ऑलराउंडर और ये बैट्समैन है राइट हैंडेड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये था हाल ही में एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ स्टेट्स यानी कि एरियाज द्वारा कोचीन केरल में आयोजित समारोह में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो राजस्थान को इन सभी श्रेणियों में मिला। 3 श्रेणियां यहाँ लिखी हुई हैं। चौथी श्रेणी थी सोलर पावर स्थापित क्षमता विकास और 5वीं थी अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता विकास 2020-21। कुल 5 अवार्ड राजस्थान को मिले, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को। अगला था विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि 11 जुलाई के अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में एमपीवी तथा नॉन एमपीवी श्रेणी में क्रमशः कौन से जिले प्रथम रहे? तो मैंने एमपीवी का मतलब बताया था कि मिशन परिवार विकास, यानी कि ऐसे जिले जिनकी प्रजनन दर 3 या उससे ज़्यादा है उनको इस मिशन में शामिल किया जाता है। राजस्थान के कुल 33 जिलों में से 14 हैं जो एमपीवी में आते हैं और बाकी के 19 हैं जो नॉन एमपीवी में आते हैं। तो
तो एमपीवी में जो टॉप पर रहा वो था 12 और नॉन एमपीवी में जो रहा वो था हनुमानगढ़। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो राजस्थान को प्राप्त हुआ पहला। राजस्थान ने कुल 22 उत्सव या 22 मेले त्योहार इनको इस सूची पर अपलोड किया। ये पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया। पीपीआईयूसीडी यानी कि पोस्टपार्टम इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लगाकर परिवार नियोजन सेवाओं में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो राजस्थान को प्राप्त हुआ दूसरा। रक्षा जैन का नाम इंपॉर्टेंट है, इनको देश भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ। किस चीज़ में? पीपीआईयूसीडी लगाने में इन्होंने सबसे ज़्यादा ये डिवाइस लगाई। कहाँ से है ये? तो बलवा उप स्वास्थ्य केंद्र, ब्लॉक सराड़ा और जिला उदयपुर एएनएम यानी कि नर्स हैं। तो ये आपको याद रखना है। पीपीआईयूसीडी क्या होता है ये मैंने कल बताया था। पोस्टपार्टम यानी कि प्रसव के तुरंत बाद जो महिला है यानी कि जो माता है अब उनको उनके गर्भाशय में एक डिवाइस लगा दी जाती है ताकि वो परिवार नियोजन के लिए एक साधन है, गर्भ निरोधक ये होती है डिवाइस, ताकि बच्चों के जन्म में गैप रखा जा सके। तो ये अस्थायी तौर पर गर्भ निरोधन का उपाय है। जब महिला वापस उसको हटवाना चाहे तो वो हटवा सकते हैं। ये परिवार नियोजन का एक तरीका है और इसमें पहला स्थान रहा रक्षा जैन को, जिन्होंने सबसे ज़्यादा ये डिवाइस लगाई। बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 निम्नलिखित में से किन 2 किलों को प्राप्त हुआ? तो राजस्थान के 2 किले कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़, इनको ये प्राप्त हुआ। केंद्रीय पर्यटन और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये अवार्ड दिया गया। आईएएस अधिकारी जिन्हें 15 अगस्त 2022 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया। तो आज भी मैंने बात की थी जब हमने बात की कि शिक्षकों को भी पुरस्कार दिया राष्ट्रपति द्वारा, पुलिस मेडल भी दिए जाते हैं पुलिस वालों को, ऐसे ही सिविल सेवा के जो अधिकारी हैं उनको भी नागरिक सुरक्षा चक्र या पदक दिया जाता है। ये मिला जितेंद्र कुमार सोनी जो अलवर के कलेक्टर हैं, उनको ये दिया गया। उर्मिला राजौरिया राजफेड की एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उषा शर्मा जो मुख्य सचिव है राजस्थान की। सिद्धार्थ सियाग, इनको प्रधानमंत्री द्वारा लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया। चूरू का कलेक्टर रहते हुए इन खेलों के क्षेत्र में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। अच्छा, जब जितेंद्र कुमार सोनी को ये अवार्ड मिला, इनके साथ ही एक और आईएएस ऑफिसर हैं उनको भी मिला, जो मैं यहाँ बताना भूल गया हूँ, किसी ऑप्शन में मैंने उनका नाम लिखा था, देखते हैं एक बार कहाँ है। इस क्वेश्चन में जहाँ ये है जगदीश प्रसाद रावत, जो 9th क्वेश्चन था, इनको भी वही अवार्ड मिला और उसी साल मिला जो जितेंद्र सोनी को मिला, नागरिक सुरक्षा पदक राष्ट्रपति द्वारा। तो ये भी आप लिख लें, ये सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर हैं, नागरिक सुरक्षा पदक जितेंद्र कुमार सोनी और इनको दोनों को दिया गया। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये देख लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाल ही में राजस्थान को अप्रधान खनिज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार मिला? तो ये दूसरा पुरस्कार मिला और ये पहली बार है जब माइंस के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस राज्य को उसके स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए तीसरे डिजिटेक कॉन्क्लेव 2022 में अवार्ड दिया गया? तो ये राज्य राजस्थान ही है। इसने इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में, उसका उपयोग करते हुए, डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए घरों में जो आने वाला पानी है जो नल से जल आता है उसके रियल टाइम मॉनिटरिंग या रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए इन तकनीक का उपयोग किया जल जीवन मिशन के तहत। इसलिए इसको ये अवार्ड दिया गया किसमें? तीसरे डिजीफेस्ट कॉन्क्लेव 2022 में। जयपुर जिले के 15 गांवों में ये टेक्नोलॉजी अपना के रियल टाइम इंफॉर्मेशन पानी की प्राप्त की गई। तो यहाँ समाप्त होती है कल की क्लास। आज की हमने पढ़ी ली। अब लास्ट में ऐसा करते हैं कि पहले बीच में हमने शुरू किया था कि आपके कमेंट्स जो थे वो देखना, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता था, इसलिए मैंने वो कमेंट्स देख के और जो मुझे खास चीज़ें लगी हैं, आपके जो डाउट्स हैं वो मैंने एक स्लाइड पे यहाँ लिखे हुए हैं। पिछले क्लास में जो लोगों ने क्या क्या डाउट्स पूछे हैं वो 3-4 क्वेश्चन मेरे को खास लगे, वो मैंने यहाँ लिखे हैं। जैसे कि एक ने पूछा है मनरेगा मजदूरी में जो अनुपात है वो 90-10 है या 75-25 है। ठीक है, इसको देखेंगे। फिर एक ने पूछा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अधिकतम जो राशि है वो 51 है या 41,000 है। ठीक है। तीसरा पूछा कि आमागढ़ लेपर्ड सफारी जो है ये 2nd है या 3rd है, क्योंकि एक पाली जवाई में भी है। फिर है मथुरादास माथुर अवार्ड, ये 28वां है या 29वां है। तो सबसे पहले देखते हैं मनरेगा मजदूरी।
ये सुजस वाली क्लास से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है आपको दिखाने के लिए, और ये 5 सितंबर वाली क्लास है। आप एक बार वापस जाके डिटेल में उसे देख लें। 5 सितंबर और क्लास नंबर है कौन सा, उसमें लिखा होगा #19। कौन सी, सुजस। प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं सुजस वाली सारी क्लास में। वहाँ मैंने ये चीज़ बताई थी कि मजदूरी का अनुपात क्या है। तो एक बार यहाँ वापस आप देख लें क्या लिखा हुआ है कि इस कार्यक्रम के तहत, ये कौन से कार्यक्रम की बात हो रही है, तो ये उसी की एक स्लाइड है। ये बात हो रही है मनरेगा। तो मनरेगा कार्यक्रम के तहत कुल 3 क्षेत्रों पर धन व्यय किया जाता है। कौन कौन से 3 क्षेत्र हैं? अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी, पहला क्षेत्र। दूसरा है आवश्यक सामग्री, तीसरा क्षेत्र है प्रशासनिक लागत। तो इन 3 चीजों पर व्यय किया जाएगा। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, केंद्र सरकार द्वारा अकुशल श्रम, ये वाला अकुशल श्रम की लागत का 100%, मतलब अकुशल श्रम में तो केंद्र सरकार पूरा 100% खर्चा उठाएगी। अर्धकुशल और कुशल श्रम की लागत का 75%, ठीक है। अर्धकुशल और कुशल श्रम की लागत यानी कि ये और ये, इसका 75% केंद्र सरकार। सामग्री लागत का 75%, सामग्री लागत दूसरा कहाँ है, ये आवश्यक सामग्री क्या खरीदी जा रही है, उस लागत का भी 75% केंद्र सरकार उठाएगी। और प्रशासनिक लागत यानी कि इसमें जो प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं, या कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाना है, या जो भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, प्रशासन संभाल रहे हैं, उसमें जो लागत लग रही है उसका 6% केंद्र सरकार वहन करेगी, शेष व्यय राज्य सरकार द्वारा। तो इसमें कहीं भी 90 और 10 नहीं है। अगर ये 90-10 अभी चेंज हुआ है कुछ दिन पहले, तो आप मुझे वो सोर्स जरूर बताएं, क्योंकि ये सितंबर अक्टूबर का शायद है, तब तक तो ये चेंज नहीं हुआ था। ये 5 सितंबर की जानकारी है, तब तक चेंज नहीं हुआ था, 5 सितंबर 2022। इसके बाद अगर कोई अपडेट है तो आप मुझे जरूर बताएं। यहाँ आप एक बार वापस में बता देता हूँ, 3 कैटेगरी हैं जिसमें अकुशल श्रम जो है उसमें केंद्र सरकार पूरा खर्चा यानी कि 100% उठाएगी। अर्धकुशल और कुशल श्रम है ये दोनों, तो इसमें केंद्र सरकार 75 उठाएगी, तो बाकी 25 किसका बचा, राज्य का। और प्रशासन संभालने के लिए प्रशासनिक लागत जो है उसमें केंद्र सरकार सिर्फ 6% उठाएगी, बाकी प्रशासन का 94% जो है राज्य सरकार द्वारा। आवश्यक सामग्री का भी यही है 75 और 25। क्लियर? पहला क्वेश्चन जो पहला डाउट था वो क्लियर हुआ। दूसरा क्या है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ये 41 है या 51 है। तो आप एक बार, जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है, शायद प्रिया शेखावत नाम है उनका, तो आप एक बार 8 नवंबर वाली जो सुजस है, 8 नवंबर, जिसमें जो वीडियो का क्रम है वो 77 है, एक बार वहां जाके क्लास डिटेल में देख लें। फिर भी मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 2 तरह की कैटेगरी है। जैसे कि जो कन्या है यानी कि जिसकी शादी होनी है, अगर उस युवती की कैटेगरी में से है ST, SC, BPL, इन कैटेगरी में है, तो उसको कितने मिलेंगे, 31,000 रुपये प्लस। अगर वो 10th पास है तो उसको 10,000 और दिए जाएंगे। लेकिन अगर वो ग्रेजुएट है तो उसको 31 + 20 और दिए जाएंगे। इस तरह से उसको कुल कितने मिल जाएंगे, 51,000 रुपये। तो अधिकतम कितनी हुई, 51,000 रुपये। लेकिन इन कैटेगरी के अलावा कोई और कैटेगरी है जैसे कि क्या हो सकता है, कोई महिला खिलाड़ी है, वो भी इस योजना की पात्र है। महिला खिलाड़ी है लेकिन इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आती है। या पालनहार योजनाओं में जो परिवार हैं शामिल, उन परिवार की कोई युवती है, या और भी कोई कैटेगरी की बच्ची हुई, जैसे आर्थिक रूप से कमजोर जो परिवार है उसकी कोई विधवा महिला है, अगर वो सारी कैटेगरी हैं वो आती हैं, तो उनको दिए जाते हैं न्यूनतम 21,000। इन कैटेगरी में न्यूनतम दिए जाते हैं 31,000। और इसी कैटेगरी की महिला अगर 10th पास है तो 10,000 और हो जाते हैं, और अगर ग्रेजुएट है तो 20,000 एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और ये 20 किस पर एक्स्ट्रा है, 21 पर। तब इस कैटेगरी में अधिकतम कितना हो जाता है, 41। तो इस तरह से पूछा जाए ओवरऑल इस योजना में यानी कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अधिकतम राशि कितनी है, तो वो 51 ही है। और न्यूनतम कितनी है, तो न्यूनतम हो जाएगी 21। ठीक है, दूसरा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। तीसरा, आमागढ़ लेपर्ड सफारी। अच्छा, मथुरादास माथुर, ये तो हो ही गया क्लियर, इसको तो क्या ही बताएं, ये तो 29 ही है। आप गूगल पे सीधा सर्च करके देखना मथुरादास माथुर अवार्ड 29, तो अपने आप आपको दिख जाएगा, अंकित चौधरी। लेपर्ड सफारी वाली जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बीच में कई जगह मिलता है कि जवाई भी है और ये आमागढ़ भी है। लेकिन अब हम कहाँ जाएं, अगर जाएं तो हम सोर्स देखेंगे कि ऑथेंटिक सोर्स क्या है। तो मैं आपके सामने एक बार गूगल सर्च हम करके देखते हैं।
और आमागढ़ जो लेपर्ड रिजर्व है उसकी साइट पर क्या आता है, अगर आप टाइप करेंगे आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व तो इसकी साइट अगर हम खोलें, ये आपको दिख रही है, इसकी वेबसाइट पर जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो इसके बारे में जो सबसे पहले लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व और आमागढ़ सफारी पार्क इज इंडियाज सेकंड लेपर्ड रिजर्व। यहाँ सेकंड लिखा हुआ है और यही हमारी जानकारी का सोर्स है, इसी को आधार बना के हमने लिखा कि ये सेकंड है। अब इंडिया का सेकंड है तो राजस्थान का तीसरा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर राजस्थान में तीसरा है तो इंडिया का भी तीसरा हो ही जाएगा। इंडिया का सेकंड है, क्योंकि अगर जवाई जो है अगर वो होता सेकंड राजस्थान का तो उसको भारत का भी शामिल किया जाता। तो यहाँ जो लिखा हुआ है इंडिया सेकंड लेपर्ड रिजर्व लोकेटेड इन नियर जयपुर, नियर गलताजी जयपुर जो है, तो मेरे हिसाब से जो हमारी जानकारी का स्रोत है वो यही है। आमागढ़ लेपर्ड सफारी की जो ओरिजिनल साइट है, वेबसाइट है, आप खुद जाके सर्च कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी सही है, कहीं ना कहीं से डाउट तो आता ही है कि जवाई में भी है और कहीं कहीं कुछ सोर्स में लिखा हुआ है कि वो सेकंड है, थर्ड ये है, तो आपके पास वो कोई ऑथेंटिक, कई बार ऐसा होता है कि वहाँ लेपर्ड्स तो हैं लेकिन सरकार द्वारा अभी वो ऑफिशियली नोटिफाइड हुआ है या नहीं हुआ है, इन चीज़ों में कई बार कन्फ्यूजन होता है। तो अभी तक की जानकारी के हिसाब से आमागढ़ सेकंड ही है। यही सोर्स को लेते हुए हमने हमारी मैगजीन में भी और हमारी क्लास में भी इसी को शामिल किया है। तो अभी तक हमारी जानकारी के हिसाब से आमागढ़ लेपर्ड सफारी जो है वो सेकंड है। फिर भी अगर आपके पास थर्ड वाली कोई इन्फॉर्मेशन है, मैं फिर भी कह रहा हूँ अगर है तो एक बार हमसे शेयर जरूर करें, उसको वापस क्लियर कर सकते हैं। और फिर लास्ट में था मथुरादास माथुर अवार्ड, ये तो देख लिया, अभी इसको तो सर्च करने की क्या ही जरूरत है, फिर भी अगर आप चाहें तो एक बार हम देख सकते हैं। अगर गूगल पर डायरेक्ट भी डालेंगे 29 मथुरादास माथुर अवार्ड तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको ये दिख जाएगा 29 मथुरादास माथुर अवार्ड किसको दिया गया, अनिकेत चौधरी। किसी भी वेबसाइट पे देखेंगे 29वें मथुरादास माथुर अवार्ड रोहन, अनिरुद्ध और अनिकेत। तो ये तो सिंपल सा, इतनी मेहनत आप भी कर सकते हैं इसमें, जितना टाइम आपको कमेंट करने में लगा उतने टाइम में आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों पे आप खुद कंफ्यूज होकर दूसरों को भी कंफ्यूज ना करें। तो इसके बाद क्लास तो यहाँ हो जाती है समाप्त और लास्ट में क्या बचता है, लास्ट में आपका वार्षिक अंक। ये आ ही गया है मार्केट में, इसकी बात हम रोज कर ही रहे हैं, इसी को आधार बना के हम पढ़ रहे हैं। तो अगर आप ये लेना चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं और ऑनलाइन लेना चाहें तो कलाम अकेडमी की वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।